नमस्कार। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अगला महत्वपूर्ण जो चैप्टर है उसका नाम है शिक्षण एवं अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं। शिक्षण का संबंध होता है टीचर से, अधिगम का संबंध होता है विद्यार्थियों से। तो बेसिकली इसके अंतर्गत ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको हम यहाँ पर मूल प्रक्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं, ताकि एक टीचर जो अपने ज्ञान का हस्तांतरण विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में करना चाहता है वो उसका बहुत बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठा लें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाई दें। इसी बात को लेकर के इसमें सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट आता है कि शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाओं का तात्पर्य उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों या गतिविधियों का समूह है जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच, टीचर शिक्षण विद्यार्थी अधिगम के बीच ज्ञान के हस्तांतरण और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उसे ही हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो पॉइंट कहलाते हैं। अपने पास यहाँ पर शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाओं के रूप में उसको डिफाइन करते हैं। वो शिक्षण और अधिगम की जो मूलभूत प्रक्रियाएं हैं उनको यदि एक बार में यहाँ पर लिस्ट रूप में देखें तो वे इस रूप में दिखाई देती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि प्रेरणा का महत्व है, आंसर है कि हाँ, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ध्यान और एकाग्रता, इसका भी उतना ही महत्व है। फिर हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें तो अनुभव आधारित अधिगम, एक्सपीरियंस का जीवन महत्व है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाता है उसी प्रकार से विद्यार्थी और उसमें सीखता जाता है। फिर यहाँ पर आया अनुक्रिया और फीडबैक, प्रतिपुष्टि मतलब रिस्पॉन्स और फीडबैक। इसके साथ साथ में अधिगम के सिद्धांत बहुत सारे हैं, इनसे संबंध है। मूलभूत प्रक्रियाओं में काउंट करेंगे तो आंसर आता है यस। समस्या समाधान एवं चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एवं चिंतन, दोनों ही बातें उसमें वहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। सक्रिय अधिगम का भी उतना ही महत्व है जितना आपके पास मूल्यांकन, असेसमेंट, एवोल्यूशन का महत्व है। और पुनरावृत्ति अभ्यास और समूह अधिगम, इन सभी बातों को 10 कीवर्ड्स के अंतर्गत जो शिक्षण एवं अधिगम के संबंधित मूलभूत जो प्रक्रियाएं हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे या उनको इसमें यहाँ पर देखा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है मोटिवेशन। अगर हम यहाँ पर ये करें कि जिंदगी के पायदान पर जब अगर सफल होना है, सक्सेस होना है, तो आदमी को यहाँ पर खुद को, स्टूडेंट को अपने आप में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। जब अगर वो मोटिवेटेड रहेगा तो इसका मतलब है कि मोटिवेशन रहने के प्रति के संदर्भ में विषय के प्रति रुचि भी होनी चाहिए। मान लो अगर कोई ऐसा विषय आप उसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें उसकी रुचि नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि फिर उसका जो इंटरनल वाला जो मोटिवेशन होता है, जो आंतरिक वाला जो अभिप्रेरण होता है, प्रेरणा होती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती भी दिखाई देगी। उसी प्रकार से इसमें यहाँ पर जब बाह्य मोटिवेशन की बात करें तो जो कक्षा का जो उसका शिक्षक है, जो कक्षा का जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो उसके लिए वहाँ पर मोटिवेशन का काम कर रहा है। क्या, जब कोई कॉन्सेप्ट उसको बता रहा है, उसको एकदम से समझ में नहीं आता, टीचर के द्वारा अगर उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है सिंपल प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो उसके लिए वहां पर काम बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होता है, उसका कहीं ना कहीं इसमें यहां पर रोल है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एक टीचर विद्यार्थियों में, यहां पर बच्चों में किसी भी कंटेंट को सीखने के लिए उनके प्रति उत्सुकता या उनके प्रति जो है वो सब्जेक्ट के प्रति रुचि भी जागृत करना एक महत्वपूर्ण काम होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहला पायदान आपके पास अगर यहां पर लिया जाता है तो इस बिंदु को वो मानने का प्रयास इसमें करते हैं। सेकंड पॉइंट आपके पास आता है ध्यान और एकाग्रता, अटेंशन एंड फोकस। इन दोनों ही बातों का जब तक वो अटेंशन नहीं होगा, जब तक वो फोकस नहीं होगा, यदि कक्ष में टीचर उससे इंटरेक्शन कर भी रहा होगा, अगर आपने किसी प्रश्न का जवाब उससे पूछ भी लिया, अगर वहां पर वो फोकस नहीं होगा तो मान करके चलिए कि ऐसी स्थिति में फिर वो जवाब देने में सक्षम नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अटेंशन या फोकस कब होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो यह है कि कभी कभी आप बीच में यहां पर कुछ रिलेवेंट, इंटरेस्टिंग, रुचिकर बातें बताओ, कुछ रिलेवेंट बातें बताओ, उनके घर गृहस्थी से रिलेटेड बातें बताओ। और जैसे ही आपने यहां पर बताना चालू किया, इसका मतलब यह होता हुआ दिखाता है कि बच्चा रुचि लेने लगेगा। यदि आप अपने पास जो उसकी चारों ओर की दुनिया से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं है और आपके पास जो है, यदि आप केवल उसको उड़ेलने का काम कर रहे हो, तो बच्चा आपकी कक्षा में रुचि नहीं लेगा। जब रुचि नहीं लेगा तो कभी ऐसे देखेगा, कभी इस प्रकार से देखेगा, कभी इस प्रकार से देखेगा, और कभी जो है अपने पड़ोस वाले को जो है किसी न किसी प्रकार से डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई देगा।
तो इसलिए यहां पर यह कहा जाता है कि ध्यान और एकाग्रता का इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत जबरदस्त तरीके से महत्व है, और उस महत्व के लिए एक टीचर को अपनी कक्षा को बड़ा इंटरेस्टिंग मोड में चलाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कंटेंट डिलीवरी भी हो जाए। बच्चे पूरे 40 मिनट, पूरे 60 मिनट आपकी कक्षा में यहाँ पर फोकस होकर के बातों को सुनते भी रहें, और मान करके चलिए कि यदि आपने 40 मिनट फोकस कर लिया, क्योंकि टीचर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है। क्या चैलेंज है? तो कक्षा के सारे विद्यार्थियों को अपनी ओर यहाँ पर, चूंकि उसके द्वारा जो पाठ पढ़ा जा रहा है उस पाठ की तरफ उसका एकाग्र, उस पर ध्यान बनाए रखना। नहीं तो कभी कभी बच्चे शरीर की सहायता से तो कक्षा में बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसका मस्तिष्क और कहीं पर घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है। तो उस पॉइंट को यहाँ पर जिस नाम से डिफाइन करते हैं वो कहलाता है अटेंशन और एकाग्रता के रूप में उसको हम देखते हैं। पॉइंट अपने पास यहाँ पर आता है अनुभव आधारित अधिगम। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, अपने अनुभवों से अधिक सीखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जैसे जैसे उसके पास अनुभव आते जाएंगे वैसे वैसे वो ज़्यादा सीखता जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि कक्षा में जब अगर आप ये चाहते हो कि अनुभव आधारित आपको अधिगम करवाना है, तो इसके लिए आपको ऐसे एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि बच्चा ज्ञान शून्य नहीं है, बच्चे के पास बहुत नॉलेज है। जब अगर बच्चे के पास नॉलेज है, बच्चे के पास बहुत अगर ज्ञान है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक जीवन के उदाहरण जो उसने अपने जीवन काल में, जो आपकी कक्षा में आने से पहले उसने वहां पर देखे होंगे, उन बातों को उसमें वहां पर लेते रहें, उन्हें समाहित करते रहें, तो फिर वहां पर उसको जो अधिगम करना होगा, उसको जो लर्निंग करनी होगी, उसको जो सीखना होगा, उसमें आपका शिक्षण उतना ही प्रासंगिक होता हुआ दिखाई देगा जितना वो वहां पर चाहता है। फिर यहां से अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो अगला पॉइंट आता है फीडबैक, प्रतिक्रिया, और एक पॉइंट आपके पास आता है यहां पर रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, और फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि। जब भी अगर कोई चीज होती है तो उसमें यहां पर ये जो प्रतिक्रिया वाला जो पॉइंट होता है वो त्वरित मिलते रहना चाहिए। यदि विद्यार्थी के द्वारा कुछ पूछा गया तो उसका जवाब यहां पर एक एज ए प्रतिक्रिया के रूप में देते रहना चाहिए, और विद्यार्थियों से फीडबैक भी लेते रहना चाहिए कि विद्यार्थियों से फीडबैक लेते रहें कि क्या कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जहां पर आपको समझने में दिक्कत आ रही हो। तो फीडबैक से बच्चों को ये पता चलता है कि वे कहां गलतियां कर रहे हैं और उन्हें कैसे और सुधार सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाओं में बड़ा मुख्य रोल है इसका। चाहे आपके पास यहाँ पर रिस्पॉन्स, यदि आपने कक्षा में, चाहे आप यहाँ पर विद्यार्थियों से रिस्पॉन्स लें या आप रिस्पॉन्स दें, सही समय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकती है। और ये काम कौन करेगा? तो ये कक्षा में जो शिक्षण का कार्य कर रहा होगा। शिक्षण का कार्य कौन करता है? तो कक्षा का जो टीचर होगा वो। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि बच्चा सही और शानदार तरीके से, दूसरी बात है फीडबैक हमेशा इस बात के लिए लिया जाता है कि फीडबैक इस बात के लिए लिया जाता है और इस बात के लिए दिया जाता है, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली ये है कि जो भी कोई अगर अनडिजायरेबल एक्टिविटी हो रही हो, है ना, जो भी अगर यहाँ पर कुछ अवांछनीय गतिविधि हो रही हो तो उसको समय के सापेक्ष में सुधारा जा सके, और उसको समय के सापेक्ष में सुधारने के लिए हम यहाँ पर जिस पॉइंट का सहारा लेते हैं वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर फीडबैक आता हुआ दिखाता है। फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे, अधिगम के सिद्धांत। क्या शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाओं में है? बहुत है अधिगम के सिद्धांत, लेकिन मुख्यतः 2-3 की अगर हम बात करें तो एक पियाजे का संज्ञानात्मक का सिद्धांत लिया, क्योंकि पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल से लेकर के 7 साल से लेकर के 11 साल से लेकर के आपके पास आगे की तरफ होता रहता है। अब यहाँ पर हम ऐसा फिर भी ये मान करके चलते हैं कि मैक्सिमम जो बच्चे का विकास है वो 2 से लेकर के 5 साल तक की, जो जन्म से लेकर के 5 साल तक की अवस्था में बहुत कुछ उसका हो चुका होता है। तो इसलिए यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से उसमें उन्होंने कहा कि मानसिक अवस्था के अनुसार उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि भाई जो जीन पियाजे की अगर आप बात करोगे तो किस बात पर वो बल देते हैं? वो देते हैं संज्ञानात्मक विकास पर। संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से होता है, ब्रेन से होता है, कॉग्निटिव डोमेन से होता है। तो उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक क्षमताएं हैं, तो उनकी मानसिक क्षमताओं के अनुसार यदि आप अपना टीचिंग का काम करोगे तो आपकी मूलभूत प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्या? तो आंसर है कि उसी प्रकार से वो सीखते हुए दिखाई देंगे। तो उस पॉइंट को जब अगर हम यहां पर जिस रूप में देखते हैं तो वो पॉइंट आपके पास कहलाता है पियाजे। वाइगोटस्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, वाइगोटस्की ने जिस बात पर बल दिया है वो समाज और संस्कृति पर दिया है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में आप यहाँ पर समाज और समाज से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, संस्कृति होती है आदि को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, है ना। इसके साथ साथ में उन्होंने यहाँ पर सहयोगी अधिगम पर भी
बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान दिया। किसने आंसर आता है आपके पास? लेव वाइगोटस्की ने। लेव वाइगोटस्की ने कोलैबोरेटिव लर्निंग पर भी ध्यान दिया। कोलैबोरेटिव लर्निंग आमतौर पर इस बात पर बल देती है कि जो समूहों जो की सहायता जो शिक्षण होता है वो जबरदस्त तरीके से होता है। इसलिए यहां पर कभी कभी ये कहा जाता है कि फादर ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग कौन है, तो उसमें वहां पर जो नाम जाता है वो जाता है लेव वाइगोटस्की का। इनको फादर ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग जाना जाता है, क्योंकि समूह के रूप में जैसे कहते हैं कि कभी कभी आप अकेले पहाड़ चढ़ने के बजाय ग्रुप में चलते जाओ। कई बार हम लोगों को कहते हैं मत अकेले पढ़िए, 2-2, 3-3 का आपका ग्रुप होना चाहिए, ताकि आपस में चर्चा करोगे, डिस्कशन करोगे, बातचीत करोगे, इंटरेक्शन करोगे, तो कुछ न कुछ संवाद की सहायता से किसी न किसी मुख से जो है वो कुछ नई बातें निकलती हुई दिखाई देगी, और आपका भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका भी सीखने का प्रोसेस उतना ही तेज गति से हो जाएगा जितना बाकी वहां पर सीख रहे हो। तो इसलिए इसमें यहां पर ये अपने लेव वाइगोटस्की एक तो अपने इसमें सिद्धांत में पूरी जिस बात को लेकर के फोकस करते हो कि समाज को साइड में रख के, संस्कृति को साइड में रख करके आप यहां पर पढ़ने पढ़ाने काम नहीं कर सकते, वो साथ में चलेंगे, उनको आपको लेकर के चलना है। प्लस कोलैबोरेटिव लर्निंग जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात पर ध्यान दोगे उतना ज्यादा आपका इसमें बेनिफिट होगा। स्किनर का जो आपके पास आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जहां पर जिस बात पर, क्योंकि स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है जिस बात पर सबसे ज्यादा फोकस देती है वो देती है रीइंफोर्समेंट पर, वो देती है पुनर्बलन पर। और यदि पुनर्बलन पर अगर आपने वहां पर सही तरीके से ध्यान दे लिया, क्या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में रीइंफोर्समेंट का महत्व होता है? आंसर है यस। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके बदले उसको रीइंफोर्समेंट दीजिए। अब अगर आपने वहां पर रीइंफोर्समेंट दे दिया तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में ये माना जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये माना जाएगा कि आपकी रीइंफोर्समेंट का भी बच्चों के अधिगम पर बहुत बड़ा योगदान होता हुआ दिखाई देता है। फिर यहां से जब अगर आगे की तरफ चलें तो पॉइंट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और चिंतन। एक आपके पास आया समस्या समाधान एवं चिंतन, मतलब थिंकिंग का भी उतना ही काम है जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम है। तो बात ये आती हुई दिखाई दी कि उन्हें सोचने के लिए अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं उनके सामने वहां पर रखते रहना चाहिए। जिंदगी में आपका जब भी आप टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में आओ, आप हर समस्या का समाधान उनको देने का प्रयास न करें। पहले उनको समय दें, 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट आप दें, और समस्याओं का समाधान कैसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं उसके लिए उनमें क्षमताएं विकसित करें। यह आपका धर्म रहेगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का एक मूलभूत बेसिक फंडामेंटल आपके पास टाइटल है। अन्यथा तो फिर आप वही होगा कि रोट मेमोरी वाले लोग खड़े कर दोगे। इस प्रकार के व्यक्तित्व अगर आपने खड़े कर दिए तो इस समाज के लिए कोई काम नहीं है रोट मेमोरी वाले लोगों को। फिर यहां पर आया कि ऐसे प्रश्न और समस्याएं प्रस्तुत करें जिनसे वो तार्किक चिंतन करने के योग्य हो। बात आते हुए दिखाई दे अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करना। मतलब ये कहा जाता है कि जिंदगी में जब भी कोई एक समस्या आती है तो किसी एक समस्या का एक प्रकार से समाधान सोचने का प्रयास न करें। उसको बताएं बेटा जीवन में समस्या तो एक आई है, लेकिन यहां पर इसका सॉल्यूशन करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। जरा दिमाग को यहां पर विभिन्न डायमेंशन में चला करके देख। जब अगर वो विभिन्न डायमेंशन में चला करके देखेगा तो इसका मतलब ये होता हुआ दिखाई देगा कि वो बढ़िया तरीके से आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स होगी उसके लिए वो अधिगम प्राप्त कर चुका है और अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना इसमें यहां पर सीख जाएगा। बात आती है इसमें यहां पर एक्टिव लर्निंग की। जब अगर हम एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि इसमें यहां पर बच्चे ने केवल जो होते हैं ना केवल सुने बल्कि चर्चा करें, प्रश्न पूछे, समाधान खोजें। यदि आपकी कक्षा में केवल बच्चे सुनने का काम कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि शिक्षण आपका हो रहा है, अधिगम कुछ नहीं हो रहा है। यदि उनके मध्य अगर वो चर्चा नहीं हो रही है, अगर आपने प्रश्न पूछने नहीं दिया, यदि आपने उनकी समस्याओं का समाधान, अगर समस्या कोई आती है उनका जवाब नहीं दिया, उनकी क्यूरियोसिटी को शांत नहीं किया, तो मान करके चलिए कि आपके ऐसे पढ़ाने का, आपकी ऐसी शिक्षण प्रक्रिया कोई सेंस नहीं रह जाता। तो इसलिए केवल आपको उनको सुनने वाले श्रोता नहीं बनाना है। यह अच्छी बात है कि जिंदगी में यह भी कहा जाता है कि सबसे अच्छा सुनता वही है, सबसे अच्छा सीखता वही जो सुनता है। पर सुनने के बाद यदि कोई प्रश्न खड़ा हुआ, कोई क्यूरियोसिटी जागृत हुई, कोई समस्या आई, तो उसका जवाब भी यहां पर इस प्रकार की चर्चाएं भी इसमें होती रहनी चाहिए। कक्षाओं में चर्चाएं हो, समूह परियोजनाएं हो, प्रयोगात्मक गतिविधियां हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यह कहा जाता है कि जितने लंबे समय तक आप अपनी कक्षा में बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेट में रखोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप यहां पर उनको सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में रखोगे, उतनी ही वो पॉजिटिव तरीके से आपकी शिक्षण बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिर बात आए इसमें कि सक्रिय अधिगम से बच्चे जानकारी को याद रखने और उसे वास्तविक जीवन में लागू करने में अधिक सक्षम होते हैं। क्योंकि देखो दो प्रकार के लर्नर होते हैं। एक लर्नर है जो पैसिव है, जो बिल्कुल यहां पर
बैठा हुआ है बस शरीर की सहायता से। दूसरा ये है कि धुआंधार तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर वो एक्टिव रूप में हर बात को लेकर के वो आपसे वहां पर डिस्कशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब अगर इनका ये तरीका रहेगा, अब ये जैसे मान लो अगर अपन टीचर की बात करें तो इनके पास यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो कितना बढ़िया तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है और बाकी विद्यार्थी उसमें ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो ये है कि कभी कभी जब अगर इस प्रकार की बातों को, तो इसमें यहाँ पर जब एक्टिव पार्टिसिपेंट वाली कक्षाएं चलती है तो उस विद्यार्थी का तो भला होता ही है जिसका भला होना है, लेकिन उसके आस पास उसके माइंड में जब इस प्रकार की यहाँ पर समस्याएं आती है तो बाकी लोगों का भी उसमें यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। उसको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास एक्टिव लर्निंग, उसको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास सक्रिय अधिगम। यहाँ से चले आगे की तरफ अगर इसमें बढ़े तो बात आती है इसमें मूल्यांकन की इवोल्यूशन। ठीक है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के अंतर्गत एक मूलभूत प्रक्रिया के रूप में हम इसको मान करके चलते हैं। आंसर है हाँ, क्योंकि मूल्यांकन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा किसको अपग्रेड करें और किसको नहीं करें, किसने कितना सीखा है उस बात का भी तो मूल्यांकन करना है, किस बच्चे ने कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है उस बात को भी तो देखना है। यदि हमको हमारे बच्चे ये नहीं कर पाए किसने कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, कौन कितना सीखा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पीछे होते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जब बात अगर हम इसमें करते हैं तो उन्होंने कहा कि ये कितना सीखा है, इस बात को हम यहाँ पर प्रगति करें। प्लस उन्होंने कहा जैसे अपने सिलेबस का एक टाइटल भी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, सतत चलता रहना चाहिए मूल्यांकन, और यहां पर व्यापक रूप में चलता रहना चाहिए। जब भी व्यापक शब्द आता है तो एजुकेशन के साथ साथ में आपके साथ में यहां पर कॉग्निटिव के साथ में को कॉग्निटिव वाली जो गतिविधियां हैं, मतलब आपके पास शैक्षिक के साथ सह शैक्षिक गतिविधियां भी उसमें चलते रहनी चाहिए। जो पॉइंट आता है व्यापक शब्द इस बात को जो है हाईलाइट करता है कि शैक्षिक के साथ साथ आपके पास सह शैक्षिक जो अन्य पाठ्यचर्या एक्टिविटियां होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उनको भी इसमें यहां पर लेना चाहिए। क्योंकि जब अगर आप शैक्षिक की बात करोगे तो केवल उसके दिमाग को डेवलप करोगे। एक अध्यापक का काम केवल किसी विद्यार्थी के दिमाग को ही डेवलप करना नहीं है, नहीं तो फिर बाद में आपको सुनने को मिलेगा कि पढ़ लिख तो बहुत गया है, लेकिन यहां पर इसको जिस प्रकार से कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से इसकी भावनाएं काम करनी चाहिए, किस प्रकार से इसको अपना एक्टिविटी करनी चाहिए, वो इसको नहीं आता। तो इसलिए ये जो सह शैक्षिक गतिविधियां होती है उसमें हम जो विद्यार्थी होता है उसके भावनात्मक पक्ष को और उसके जो व्यवहारात्मक वाला पक्ष होता है जो उसका साइकोमोटर डोमेन होता है, उस वाले दोनों पॉइंट्स को विकसित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसमें यहां पर सतत व्यापक मूल्यांकन जैसी बातों को हाईलाइट किया जाता है। फिर अगर इसमें यहां पर देखें, उन्होंने कहा कि अभ्यास में जीवन में अभ्यास का बड़ा महत्व है। यदि आपने कोई चीज सीखी है तो अगर आपने कोई चीज सीखी है तो समय के सापेक्ष में उसका मूल्यांकन करने के बाद में बार बार आपको उसको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास का एक ही फायदा होता है, जब आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, रिपीटिशन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो फिर वो आपकी परमानेंट वाली मेमोरी में जाता है, दीर्घकालीन मेमोरी में जाता है, और जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है तब वो आपके लिए याद होता हुआ दिखाता है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यदि आप अभ्यास नहीं करोगे, यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तो वो फिर आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में आपको कंटेंट याद नहीं रहता। तो इसलिए इसमें यहां पर इस बात पर फोकस किया जाता है कि कोई भी ज्ञान को जो शिक्षक के द्वारा कक्षा में डिलीवर किया गया है, विद्यार्थी का ये रोल है कि उसको अभ्यास करें। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि आप ये कहते हो कि हमारे से एग्जाम पास नहीं होती, तो फेल्योर के पीछे एक कारण ये भी तो हो सकता है कि आपने उसका अभ्यास नहीं किया, आपने रिपीटिशन नहीं किया हुआ। अब आप अपने आप को एक बार में ही इतने बड़े 30 मार्का बनाने का प्रयास करते हो और आपको एक बार में ही लगता है कि बस मैंने एक बार कर दिया, पढ़ लिया, मतलब सब कुछ याद हो गया। ऐसा तो नहीं होता। अरे किसी चीज को आप 21 बार याद कर लीजिए, अगर आपने 21 बार याद कर लिया तो फिर आप नहीं भूलेंगे। पर हम वहां पर नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चे के पास भी टाइम नहीं, बच्चा भी मोबाइल में उलझा हुआ है। तो आमतौर पर यह है कि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। जब आप बाइक चलाना शुरू में बाइक चलाना, ये जब साइकिल चलाना सीखते हो तब आप रोड को बड़ा घूर घूर करके देखते हो, लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तब आपके दोनों हाथ इस प्रकार से हो जाते हैं और फिर आपकी गाड़ी बाइक आगे की तरफ बढ़ती जाती है। क्या कारण है? अभ्यास का ही तो खेल है, प्रैक्टिस का तो खेल है। बिना प्रैक्टिस के आप कैसे ये चाहते हो कि आप सफल इसमें यहां पर होते हुए दिखाई दो, है ना? तो इसलिए यहां पर इस पॉइंट का बड़ा रोल है इसमें। इसी के साथ में अगर देखें तो समूह अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, वैसे तो वहां पर भी मैंने डिस्कस कर लिया। ये ध्यान रखना कि फादर ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग जब अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहिए लेव वाइगोटस्की। क्या कहते हैं लेव वाइगोटस्की? वो कहते हैं समूह में सीखने से बच्चे अन्य बच्चों के दृष्टिकोण को समझने,
समानुभूति, सहानुभूति विकसित करने और सहयोगी भावना को बढ़ावा देने में सक्षम होता है। जरूरी है एक विद्यार्थी शिक्षक से जितना सीखता है वो अपनी एक बात है, लेकिन आपस में चर्चा करने का समय, आपस में इनको यहां पर डिस्कशन करने का समय भी इनको मिलते रहना चाहिए, बातचीत करने का मौका भी इनको मिलता रहना चाहिए। समूह गतिविधियों के माध्यम से एक बच्चे दूसरे बच्चे से सीखता है और अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। और ये कहा जाता है कि जब ये आपस में प्रैक्टिकल फॉर्म में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, इनका लर्निंग भी जबरदस्त वाला होता है। फिर यहाँ पर इससे न केवल उनके ज्ञान का विस्तार होता है, बल्कि उनके सामाजिक और संचार की क्षमताएं भी विकसित होती है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं के अंतर्गत बेसिकली ये 10 ऐसी फंडामेंटल कीवर्ड्स हैं जिनको आपको इसमें यहाँ पर ध्यान रख करके अपने प्रश्नों को देखना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अरे शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं क्या, यही तो है। और थोड़ा सा वास्ट कर लो दिमाग को, और वास्ट कर लो, और वहां पर रटे रटाए प्रिंसिपल पर मत जाओ आप एग्जामिनेशन हॉल में। भाई शिक्षण अधिगम, शिक्षण टीचर से रिलेटेड है, अधिगम विद्यार्थी से रिलेटेड। अब इनसे रिलेटेड मूलभूत प्रक्रियाएं कौन कौन सी होगी, उसके हिसाब से यदि अगर आपने किसी प्रश्न को डील करने का प्रयास किया तो प्रश्न पर आप शानदार वाला लॉजिकल तर्क लगा करके आप अपने प्रश्न को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में सही करके वहां से निकल जाएंगे। क्योंकि हमारा एक काम और भी है, प्रश्न अगर हमको आता है तो एक स्पीड टेस्ट की भांति उसमें से वहां पर समय के सापेक्ष में उससे आगे आप निकल जाए, ये काम भी तो अपने को उसमें वहां पर करना है ना। तो ये पॉइंट जो आपके पास यहां पर आता हुआ दिखाई दिया, इसको अपन ने ये कहा कि शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं। वापस सारांश रूप में आपके पास ये, इनके अलावा भी कुछ और हो सकती है, इसमें इनके अलावा भी कुछ और हो सकती है, लेकिन यहां पर प्रेशर लेने का सवाल ही नहीं उठता। अब हमको इसमें यहां पर क्या करना है, हमको इसमें यहां पर जो काम करना है वो काम ये करना है कि थोड़ा सा हमारा माइंड डेवलप हो जाए कि हाँ यार एक टीचर मैं, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, एक टीचर मैं और दूसरा विद्यार्थी मेरे सामने। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती है जो आमतौर पर हमारी यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग, क्योंकि अंततः आपको कहाँ जाना है, टीचिंग लर्निंग वाले पॉइंट में ही रहना है। जो मेन मूल बात है, जो जड़ बात है, वो जड़ बात तो वही है, और उसका यदि अगर अपन ने बड़े तरीके से समाधान कर लिया तो ये सब सारी चीज़ें हमारे पास होती हुई दिखाई देगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए आपके माइंड को ब्रॉड करने में, डेवलप करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप इस सेशन को अपने अधिक से अधिक विद्यार्थियों के मध्य इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इनसे रिलेटेड क्वालिटी वाले नोट्स, इनसे रिलेटेड शानदार वाले एमसीक्यूज यदि अगर आप चाहते हैं तो एग्जाम88 का जो टेलीग्राम चैनल है और एग्जाम88 का जो एप्लीकेशन है वहां से आप इसमें इनको ले सकते हो, इनको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें यहाँ पर किसी प्रकार कोई कॉस्ट नहीं है, सेवा के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास रखी गई चीजें हैं, तो आप उनको वहां पर देखें और उसमें से अगर आप सीखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कम से कम ये है कि मैं चाहता हूं कि आपकी चिंता, कुंठा, द्वंद, तनाव कम हो बेसिकली, क्योंकि ये जो दिमाग है ये अपने को वहां पर चलाने के कॉन्टेक्स्ट में अगर ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं तो हम नेचुरल उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएंगे। तो इसी सेशन को मैं यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।